गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रजनीश शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आर्मी एंड सिविल सर्विस में। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ सारे सब्जेक्ट एक सीक्वेंस वाइज चल रही हैं। उसी सीक्वेंस के क्रम में आज का जो हमारा वीडियो होगा वो इंग्लिश ग्रामर के ऊपर होगा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें इंग्लिश आ रही तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो इसको अपन ट्रिक के माध्यम से इसके रूल वाइज देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज का जो अपना टॉपिक है वो वर्ब एग्रीमेंट सब्जेक्ट के ऊपर है। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है वर्ब एग्रीमेंट सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट एंड सब्जेक्ट। इसके कई नाम होते हैं, पहले तो ये जान लीजिए। पहला इसका नाम होता है वर्ब एग्रीमेंट सब्जेक्ट, दूसरा इसका नाम होता है सिंटैक्स, ठीक है। सिंटैक्स पानी भरने वाला सिंटैक्स ना समझें, ग्रामर में भी सिंटैक्स होता है, ठीक है। जब कोई जीन होता है, जीन मतलब वही जीन मत समझ लीजिएगा, मुस्लिम वाला जीन नहीं। जीन मतलब सूत्र, जो सूत्र होता है उसको सिंटैक्स भी कहते हैं, ठीक है। इसका एक और नाम होता है, ठीक है, सब्जेक्ट कॉन्कर्ड वर्ब। सीबीएसई में इसका एक नया टॉपिक होता है, ठीक है, सब्जेक्ट कॉन्कर्ड वर्ब। तो इसके 3 नाम होते हैं, कुल मिला के एक ही हैं। इनके नाम चाहे जितने रहें, आपको नाम में ज़्यादा नहीं फोकस करना है, आपको इनके काम में फोकस करना है। इनमें होता क्या है ये देखना है, क्योंकि आपसे नाम नहीं पूछा जाएगा आपकी एग्ज़ाम में, ठीक है ना। तो नाम को लेकर के आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसके अंदर काम क्या होता है इसको लेकर परेशान होना है। बहुत ही आराम से आपको समझना है। मेरी कोशिश रहेगी कि ये चीज़ पूरी क्लियर हो जाएगी। इससे एरर स्पॉटिंग में हो, सेंटेंस के करेक्ट में हो, फिलिंग द ब्लैंक्स में हो, वर्ब के राइट फॉर्म या राइट उसके ऑप्शन में फिल करना हो, कई तरह के क्वेश्चन वर्ब एग्रीमेंट सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं वो फिलिंग द ब्लैंक्स से रिलेटेड पूछे जाते हैं और एरर स्पॉटिंग से लेके पूछे जाते हैं। कुल मिला के ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद वर्ब का कॉन्सेप्ट और बहुत हद तक नाउन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। और आज का जो अपना लेक्चर है वो वर्ब एग्रीमेंट सब्जेक्ट के ऊपर है। वर्ब एग्रीमेंट सब्जेक्ट है क्या, ये चीज़ अपने को सबसे पहले देखना है। देखो इसके नाम पे देखो, वर्ब एग्रीमेंट एंड सब्जेक्ट या वर्ब एग्रीमेंट सब्जेक्ट, मतलब जो वर्ब होगी ना उनके बीच में एक सहमति होगी। किससे सहमति होगी? सब्जेक्ट से सहमति होगी। मतलब वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में क्या होगा? एक एग्रीमेंट होगा, एक करार होगा। अब करार क्या होगा और करार कैसे होगा, अब इसको सामान्य भाषा में समझो। देखो, जिस फॉर्म में हमारा सब्जेक्ट रहेगा उसी फॉर्म में हमारी वर्ब एग्री करेगी। मतलब और सिंपल लैंग्वेज में देखो, जैसा हमारा सब्जेक्ट है, मतलब सिंगुलर है तो सिंगुलर की वर्ब आएगी और प्लूरल है तो प्लूरल की वर्ब आएगी। ये तो एक यूनिवर्सल लॉ हो गया। इंग्लिश के अंदर या हिंदी के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर एक कॉमन सा फार्मूला होता है कि सिंगुलर है सब्जेक्ट तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो समझ में नहीं आते कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, या कि उनकी कंडीशन अलग होती है। उन्हीं कंडीशंस को अपने को वर्ब एग्रीमेंट सब्जेक्ट में समझना है। अगर इस टॉपिक को समझना है तो आप इतना जानो कि जैसे सब्जेक्ट होगा ना वर्ब उसी फॉर्म में आएगी। मतलब वर्ब को एग्री करना पड़ेगा, या कि इसके अपोजिट कर दो कि सब्जेक्ट को एग्री करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको शॉर्ट में अगर एक शब्द में बोलो तो ये बोल सकते हो कि वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है, एक सहमति होती है। और वो सहमति ये नहीं कि किसी ज़मीन को लेकर के सहमति होती है। सहमति यही होती है कि अगर ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर आएगी, अगर ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल आएगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे, एक की वैल्यू बढ़ा रहे हो ना तो दूसरी की वैल्यू भी बढ़ेगी। कुल मिला के वर्ब एग्रीमेंट सब्जेक्ट का मतलब ये होता है। सिंटेक्स मैंने बताया कि एक तरह से फार्मूला होता है, ठीक है। और वर्ब कॉन्कर्ड सब्जेक्ट जो होता है वो उसी का परिवर्तित नाम है, ठीक है। सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं ना,
तो वो CBSE में ये चीज़ देखने को मिलती है। तो शुरू करते हैं, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे अपने को हल करना है। इनके सारे रूल्स आप नोट करते जाएंगे या कि एक एक करके अपने दिमाग में रखते जाएंगे, हम एग्जाम्पल सहित आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट देखिए, फर्स्ट इसका रूल ये कहता है कि देखिए आराम से आपको समझना है, अगर सेंटेंस में दो नाउन है, ठीक है, क्या है, दो नाउन है, ठीक है, दो नाउन है अगर मान लीजिए सेंटेंस में, और ये दोनों नाउन किससे कनेक्टेड हैं, एंड से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, किससे जुड़ी हुई है, एंड से कनेक्टेड है, तो जो वर्ब लगती है ना, जो वर्ब यूज होगी वो हमेशा किस में यूज होगी, प्लूरल फॉर्म में यूज होगी। किस में यूज होगी, हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगी। अब देखो जब दो नाउन है, इंग्लिश में एक से ज़्यादा जो होता है ना वो बहुवचन कहलाता है, मतलब प्लूरल कहलाता है, ठीक है। वो हिंदी में, हिंदी या संस्कृत के जैसा एक वचन द्विवचन बहुवचन नहीं होता। इंग्लिश में केवल दो ही नंबर्स होते हैं, या तो सिंगुलर नंबर होता है, सिंगुलर नंबर मतलब सिंगल, मतलब एक जो हो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पास दो है, तो ये क्या हो जाएगा, जब एक से ज़्यादा हो गया, मोर देन वन हो गया ना, एक से ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा, मतलब कई हो जाएगा। तो एक यूनिवर्सल लॉ है कि जो चीज़ प्लूरल होगी तो उसके साथ लगने वाली वर्ब भी प्लूरल होगी, ये कॉमन सा फार्मूला है। तो मैंने कहा दो नाउन जुड़े हुए हैं ना, तो मतलब एक से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, है ना, तो मतलब प्लूरल हो गए, तो जो वर्ब लगेगी ना तो वो कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी। देखो इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखो, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि पोएट एंड पेंटर, पेंटर डैश 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 गुड फ्रेंड, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पास जो आपको ऑप्शन दिया जाएगा तो वो ऑप्शन पास्ट से भी दिया जाएगा और प्रेजेंट से भी दिया जाएगा। मर्जी आप जितने ऑप्शन दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए आपको इस बात पर फोकस करना है, यहाँ पास देखिए दो नाउन है, एक क्या है, पोएट है, एक क्या है, पेंटर है, ठीक है ना। तो दो की हमने बात कर दिया। इंग्लिश में मैंने अभी समझाया कि एक से ज़्यादा हो गया तो क्या कहलाता है, वो बहुवचन कहलाता है, प्लूरल कहलाता है, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, प्लूरल होगा। अब यहाँ पास वर्ब जो होगी तो किसकी होगी, प्लूरल की होगी, ये कॉमन सी बात हो गई। अब इसमें देखते हैं, वाज जो होती है वो किसकी होती है, सिंगुलर की वर्ब होती है। हैव जरूर प्लूरल की वर्ब है, लेकिन हैव के साथ क्या है, हैव के साथ ये कंडीशन होती है कि जो वर्ब आएगी ना वो थर्ड फॉर्म में आएगी। यहाँ वर्ब है नहीं तो हैव का कोई मतलब नहीं है। आई बात समझ में, ठीक है। अगर यहाँ पास हम वर्ब कर देते या कि डायरेक्ट नाउन कर देते ना तब हैव लग जाता, ठीक है, तब यहाँ पे हैव लग जाता। अगर और नॉर्मली तरीके से समझना है तो मान लीजिए यहाँ के ऑप्शन को अपन क्या कर देते हैं, हैज कर देते, एक ही बात हो जाएगी, ठीक है। तो हैज और हैव में एक ही फार्मूला होता है, यहाँ पे क्या होनी चाहिए थी, वर्ब होनी चाहिए, थर्ड फॉर्म में होनी चाहिए थी, ठीक है। एक चीज़, दूसरी चीज़ जो है तो ये कैसा है, बहुवचन में है, प्लूरल है, तो इसको भी प्लूरल ही होना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे हैज हैव तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पास एडजेक्टिव पहले आ रही है। ओके, फिर इज में आते हैं, ये भी सिंगुलर की वर्ब है, लास्ट में बचती क्या है, आर बचती है, तो आर क्या होती है, प्लूरल की वर्ब, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर। अगर जितना मैंने समझाया ये नहीं समझ में आता ना, इसको भी गोली मारो। देखो ये भी सिंगुलर की वर्ब, ये भी सिंगुलर की वर्ब, ये भी सिंगुलर, एक लास्ट में क्या बच रही है, एक ही तो बच रही है प्लूरल, तो ये हो जाएगी। आई बात समझ में। अब ये हो गया फर्स्ट रूल। दूसरा रूल देखते हैं, इसी में देखते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम आपको तीन चार बातें, तीन चार रूल यहीं पे बताएंगे। अब देखो यहाँ पास आप देख रहे हो कि दो नाउन एंड से जुड़ी हुई है, ठीक है, तो वर्ब कैसी लग रही है, प्लूरल की लग रही है, ठीक है। अब ये सपोज करते हैं कि ये दो नाउन एंड से तो जुड़ी हुई हैं, लेकिन दो में से किसी एक के पहले
दो में से किसी एक के पहले, चाहे पोएट के पहले चाहे पेंटर के पहले, या तो आर्टिकल का यूज हो जाए अथवा पोजेसिव केस का यूज हो जाए, तो कैसी लगती है वर्ब? हमेशा सिंगुलर की लगती है, ध्यान रखिए। ठीक है, देखिए ये दो नाउन एंड से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, देख रहे हैं, इसी में हम समझा रहे हैं। अब चाहे पोएट के पहले, एक एक को समझिए, आर्टिकल को पहले समझाता हूँ फिर पोसेसिव को समझाता हूँ। अब चाहे मैं पोएट के पहले दा लगा दूँ या तो पेंटर के पहले दा लगा दूँ, किसी एक के पहले, तो जो वर्ब लगेगी ना वो किसकी लगेगी? सिंगुलर की लगती है। कहने का मतलब ये है कि जब दो नाउन एंड से जुड़ी होती है, दो नाउन एंड से जुड़ी होती है, एंड से जुड़ी होती है, जुड़ी होती है, लेकिन दो में से किसी एक के पहले, लेकिन दो में से किसी एक के पहले, किसी एक के पहले आर्टिकल का प्रयोग अथवा पोसेसिव केस का प्रयोग, अभी मैं समझाऊंगा पोसेसिव केस क्या होता है, पोसेसिव केस का प्रयोग किया गया है तो जो वर्ब लगेगी वो किसकी लगती है? सिंगुलर की वर्ब लगेगी। हमेशा किसकी वर्ब लगेगी? सिंगुलर की वर्ब लगेगी, ये ध्यान रखना है। अब इसी को एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा, दोनों चीज को रिलेट कर लीजिए। अभी हमने देखा कि जब दो नाउन एंड से जुड़ी हो तो वर्ब कैसी लगती है? प्लूरल की लगती है। अब यहाँ पास एक कंडीशन आ गई कि दो नाउन एंड से तो जुड़े हैं, लेकिन अगर मान लीजिए दो में से किसी एक के पहले आर्टिकल का यूज कर दिया गया तो वर्ब सिंगुलर होगी। ऐसा होता क्यों है इसकी भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को हमने ऐसा लिखा, द पोएट एंड पेंटर डैश डैश डाइड। ठीक है, अब यहाँ पास ऑप्शन दे दिया मैंने, हैव का दे दिया सपोज करिए, ठीक है, इज का दे दिया मैंने, ठीक है, इसके बाद मैंने एम का दे दिया, इसके बाद सपोज करिए हैज का दे दिया। ठीक है, ये अपने पास चार ऑप्शन हो गए। ठीक है, देखो पहली चीज तो ये देखो कि इसका मतलब क्या होता है, द पोएट एंड पेंटर का मतलब क्या होता है। देखो द पोएट एंड पेंटर का मतलब ये होता है कि एक ही कोई बंदा है जो दो रोल कर रहा है, मतलब एक ही कोई व्यक्ति है जो पोएट भी है, कवि भी है और पेंटर भी है, ये ध्यान रखिएगा। जबकि इसमें पोएट एंड पेंटर जब है तो ये दोनों अलग अलग हैं, इसलिए ये प्लूरल हो रहा है। लेकिन इस कंडीशन में ये यहाँ पे आर्टिकल दा यूज होने की वजह से ये क्या हो गए? एक हो गया, मतलब एक ही कोई बंदा है जो दो रोल पे है, मतलब पोएट भी है और पेंटर भी है, इसलिए हमेशा क्या यूज होता है? सिंगुलर यूज होता है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे थर्ड फॉर्म है तो इज तो यहाँ हो नहीं सकती, लास्ट में बच क्या रहा है? हैज। तो यहाँ पास जो है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप सोच रहे हैं कि सर इसको यहाँ से हटा के अगर यहाँ कर दें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से आप दा हटाइए और यहाँ पास भी लगा दीजिए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दो में से किसी एक के पहले। ठीक है, अच्छा अब इसी से रिलेटेड अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि माई ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है, देखो ये भी नाउन है, सिस्टर भी, ब्रदर भी क्या है? नाउन है। तो दो में से किसी एक के पहले आर्टिकल अथवा पोसेसिव केस, ये पोसेसिव केस होते हैं। पोसेसिव केस मतलब संबंधवाचक, जो संबंध को बताता है, जो रिलेशन को बताता है, तो किसी एक के पहले लगा हुआ है, तो यहाँ पास भी कैसी वर्ब लगेगी? सिंगुलर की वर्ब लगेगी। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब आते हैं थर्ड रूल पर आते हैं, इसी से रिलेटेड जो है वो थर्ड रूल भी है, तो समझते हैं थर्ड रूल क्या कहता है।
जो थर्ड रूल है वो इसी से रिलेटेड है, एकदम इसी से रिलेटेड है। देखिए, जब दो नाउन, थर्ड रूल देखते हैं, जब दो नाउन एंड से जुड़े हों, ठीक है, जब दो नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों के पहले, ठीक है, अभी हमने एक देखा था ना, देखो अभी हमने ये देखा कि पोएट एंड पेंटर देखा, ठीक है, पोएट एंड पेंटर देखा हमने, ठीक है, कुछ नहीं लगा हुआ है, तो वर्ब कैसी लग रही थी, प्लूरल की लग रही थी। अब दो में से किसी एक के पहले, केवल किसी एक के पहले हम आर्टिकल अथवा पोसेसिव केस का यूज कर रहे थे, तो वर्ब कैसी लग रही थी, सिंगुलर लग रही थी। अब हम ये कह रहे हैं कि दोनों के पहले, दोनों के पहले अगर हम आर्टिकल का यूज कर दें या आर्टिकल द का यूज कर दें अथवा पोसेसिव केस का यूज कर दें, तब क्या होगा, तब भी ये वर्ब कैसी हो जाएगी, जो वर्ब यूज होगी वो कैसी यूज होगी, प्लूरल की यूज होगी। आई बात समझ में, तब भी वर्ब कैसी यूज होगी, प्लूरल की वर्ब यूज होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, द पोएट एंड द पेंटर, द पोएट एंड द पेंटर डैश डैश डाइड, डाइड। तो यहाँ पास सेम ऑप्शन है, मान लीजिए, तो इस बार जो मैंने सेकंड में ऑप्शन दिया था ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड में, तो अगर मान लीजिए सेम ऑप्शन है तो इस बार यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, ठीक है। इसको याद कैसे रखें, ये तीनों नियम को, ये तीन में से एक रूल जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, अगर दो नाउन है ना, नाउन है दो और एंड से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, दो हैं तो एंड से ही जुड़ेंगी क्योंकि ये इक्वल रैंक की होती हैं, ठीक है। इक्वल रैंक की चीज़ को जोड़ने के लिए इक्वल रैंक के कंजंक्शन यूज होते हैं, मतलब फैन बॉयज यूज होते हैं। फैन बॉयज जिन लोगों ने देखा है वीडियो उनको पता है फैन बॉयज क्या है, ओके, वो एक ट्रिक है। तो देखो, इसमें कुछ नहीं लगा हुआ है, इन दोनों नाउन में कुछ नहीं लगा हुआ है, तब भी वर्ब कैसी यूज होगी, प्लूरल की यूज होगी। किसी एक के पहले यूज किया गया है तो वर्ब कैसी यूज होगी, सिंगुलर की यूज होगी। दोनों के पहले यूज कर दिया गया तब भी वर्ब कैसी यूज होगी, प्लूरल की होगी। इज दैट क्लियर, ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। अब आते हैं आगे, फोर्थ रूल्स पे बढ़ते हैं। ये टॉपिक बहुत लंबा है, ये जरूर देखना है, ये हो सकता है कि 2 से 3 वीडियो में कवर हो, क्योंकि इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं। अगर अपने को डिटेल्ड स्टडी करना है तो बहुत लंबा टॉपिक होता है, और जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा रूल्स देखेंगे ना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास तरीके हैं किसी भी एक काम को करने के लिए, किसी भी एक जगह जाने के लिए, अगर आपके पास जितना ज़्यादा चॉइसेस हैं, जितने ज़्यादा आपके पास ऑप्शन हैं, तो आप उतना ही रिलैक्स्ड रहोगे। ये हर किसी भी चीज़ पर ये फार्मूला लागू होता है, स्टडी बस में नहीं, हर किसी चीज़ में। अगर आपके पास एक ऑप्शन है ना, तो आप यकीन मानो हमेशा परेशान रहोगे, ठीक है। अगर आपके पास एक पेन है ना, अगर वो चलना बंद हो गई तो फिर आपका काम होना बंद हो गया। लेकिन अगर आपके पास कई पेन है ना, तो एक दो नहीं भी चलती तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपके पास जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास सोर्स होंगे ना, उतना आपकी लाइफ आसान होगी, आपका जो होने वाला काम है वो आसान होगा, ठीक है। और अगर आप एक ही तरीका जानते हैं तो फिर आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। सपोज करो आप मार्केट जाते हो और एक ही रास्ता है, या कि आप एक ही रास्ता जानते हो और वहीं पे आपको मान लो पुलिस लगा हुआ है, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, या कि लॉकडाउन है, आपको जाना ही है, तो आप नहीं जा पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आप कई रास्ते जाते हैं ना, तो प्रत्येक रास्ते में आप ट्राई कर लेंगे तो हो सकता है कोई ना कोई रास्ता खुला ही हो। तो ये स्टडी में तो खैर ठीक ही है, बाकी चीज़ों में भी ये लागू होता है, तो ध्यान रखिए। अब आते हैं नेक्स्ट रूल पे आते हैं। जो नेक्स्ट रूल कहता है वो ये कहता है कि जो वर्ब आपकी, जस्ट अ मिनट, जो वर्ब आपकी ब्लेस वाली होती है, मतलब जो इच्छा प्रकट करने वाली जो वर्ब होती हैं, या विश करने वाली जो वर्ब होती हैं, ठीक है, जो इच्छावाचक होती हैं, जिनमें आप विश करते हैं, इच्छा करते हैं,
आशीर्वाद देते हैं किसी को, ब्लेस करते हैं किसी को श्राप देते हैं। तो ये जो वर्ब होती है ना, इमोशन की जो वर्ब होती है ना, ठीक है, जो विश से रिलेटेड वर्ब होती हैं, वो वर्ब हमेशा प्लूरल में यूज होती हैं। आई बात समझ में? वो वर्ब हमेशा क्या होती है? प्लूरल में होती है। एक चीज़, इस एग्जाम्पल को समझने से पहले एक चीज़ आपको और समझा देता हूँ, ठीक है। एक होता है नाउन और एक होता है वर्ब। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होती हैं, ठीक है। मतलब इन दोनों के बीच में जो होता है वो 36 का आंकड़ा होता है। 36 का आंकड़ा होता है। इसका मतलब क्या है? देखो, अगर आप नाउन में यस यस लगा रहे हो, ठीक है, यस यस के अलावा भी और भी चीज़ें लगती हैं इसको प्लूरल बनाने के लिए, वो एक अलग बात है। सिंपल बात कर रहे हैं अपन। अगर हम यस यस लगाते हैं ना किसी नाउन में, तो नाउन याद रखिए हमेशा क्या होती है? प्लूरल होती है, ठीक है। नाउन हमेशा क्या होती है? प्लूरल होती है। लेकिन अगर आप वर्ब में यही यस यस लगाओगे ना, तो वर्ब हमेशा क्या होती है? सिंगुलर होती है। क्या होती है? सिंगुलर होती है। इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही सी इट नेम के साथ आपको यस यस लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ही सी इट नेम क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। और एक यूनिवर्सल लॉ होता है कि सिंगुलर के साथ वर्ब कैसी चाहिए? सिंगुलर की वर्ब चाहिए। कभी भी जो दे के साथ और वी के साथ और यू के साथ, जिन लोगों ने टेंस पढ़ा होगा, है ना, तो इनके साथ या और भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कभी भी आप जानते हैं कि यस और ना तो ईएस नहीं यूज किया जाता है ना, क्योंकि ये प्लूरल होती है, ठीक है। ये सब्जेक्ट जो है वो क्या है? प्लूरल है। तो जो वर्ब का मूल फॉर्म है ना, कहीं अकेले मान लीजिए गो लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये प्लूरल है। जो वर्ब की मूल फॉर्म होती है वो हमेशा प्लूरल में होती है, ध्यान रखिएगा। अब इसको हमें क्या करना है? सिंगुलर बनाना है। तो ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो वर्ब हमारी प्लूरल चली आएगी, मतलब हम यस यस नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट ही सी इट हुआ, तो आप जानते हो गो में आप गोज करते हो, मतलब ईएस ऐड करते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब, वापस टॉपिक में आ जाओ, कहने का मतलब ये है कि अगर आप नाउन में यस यस ऐड करोगे तो नाउन क्या होगी? प्लूरल होगी। लेकिन अगर किसी वर्ब में करोगे, यस यस ऐड करोगे, तो वर्ब क्या होगी? सिंगुलर हो जाती है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं इसमें कहने का मतलब ये है कि जो वर्ब विश से रिलेटेड होती है, ठीक है ना। अब विश आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, वो आपके ऊपर होती है, ठीक है ना। वो इसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल है कि आपके अंदर से जो फीलिंग्स है ना वो कैसी आ रही है। इसके लिए आप ही वो उसको चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। बहुत कम ही कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें आपका डीएनए चेंज हो जाता है। ये अंदर से आपका जो स्वभाव होता है ना, वो डीएनए कहलाता है, वो चेंज नहीं होता इतना आसानी से, है ना। तो आपका जो स्वभाव है ना, या कि इंसान का चरित्र और स्वभाव दो चीज़ें होती हैं, ध्यान रखिए। इंसान का स्वभाव नहीं बदलता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जो व्यक्ति चोरी करता है वो चोर है ना, उसको मौका मिलेगा वो चोरी जरूर करेगा, ये ध्यान रखिए। 100% ट्रू बात है, ठीक है। तोता काटता है, उसका स्वभाव है, तो मौका पाएगा तो काट ही देगा, ये आप ध्यान रखिए। आग गर्म होती है, उसका स्वभाव है, आग गर्म ही होगी। आप चाहे उसको एसी में रखो चाहे कहीं रखो, वो गर्म होगी, मतलब गर्म ही होगी। तो स्वभाव नहीं परिवर्तित होता है, ठीक है। ठंडी का स्वभाव होता है कि आपको ठंड लगेगी, तो वहाँ गर्मी नहीं लगेगी, कभी भी नहीं लगेगी, ध्यान रखिए। तो वो आपका पर्सनल मैटर है। ओके, आते हैं। तो अगर विश है, इच्छा है, तो वो हमेशा प्लूरल में यूज होती है। जैसे आपको कहीं दिया हुआ है, वो ऐसी वर्ब क्या है? जैसे ब्लेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लेस, ठीक है ना। जैसे लिव, जैसे देखो एग्जाम्पल देखो, आपने कहा कि भगवान आपको आशीर्वाद प्रदान करे, तो गॉड ब्लेस यू होगा, ठीक है। क्या होगा? गॉड ब्लेस यू होगा, गॉड ब्लेसेस यू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ब्लेस का कभी भी सिंगुलर, उसको यस यस ऐड करके आप सिंगुलर नहीं कर सकते हो, वो हमेशा प्लूरल में होगी। जबकि देखो जो गॉड है ना, वो क्या है? यहाँ पास आप सिंगुलर यूज कर रहे हो ना, ठीक है। तो होना चाहिए ना कि ब्लेस, जो ब्लेस है ना, ब्लेस में आप क्या करो? यस यस लगाओ, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता, ये हमेशा क्या होगा? ब्लेस ही रहेगा। तो गॉड ब्लेस यू होगा, ब्लेसेस नहीं होगा,
ध्यान रखिएगा। तो दूसरा पॉइंट हमारा यही था कि जो इच्छा की वर्ब होती है, जिसमें आप इच्छा करते हो, विश करते हो, तो वो चीज़ जो है ना हमेशा प्लूरल होती है, उसमें हम एस एस जोड़ करके उसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है ना। ओके, अब आते हैं तीसरी बात, या कि उसके नेक्स्ट की बात आते हैं। नेक्स्ट रूल इसका ये कहता है, जस्ट मिनट, इसका थर्ड रूल ये कहता है, या जो भी फोर्थ रूल हो, तो ये कहता है कि अगर मान लीजिए आप अनफुलफिल्ड डिज़ायर में हैं, ठीक है, अनफुलफिल्ड डिज़ायर की बात करते हैं। अनफुलफिल्ड डिज़ायर क्या होती है, पहले इसको समझ लीजिए। अनफुलफिल्ड डिज़ायर का मतलब होता है अधूरी इच्छा। ये भी इम्पॉर्टेंट रूल है, ध्यान रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अनफुलफिल्ड डिज़ायर माने अधूरी इच्छा है, ठीक है ना, अधूरी इच्छा है आपकी, जिसमें वो इच्छा आपकी पूरी नहीं हुई है। एक चीज़ यहाँ पास और बता दूँ मैं, कि इंसान की ख्वाहिशें नहीं पूरी होती, इंसान की ज़रूरतें हमेशा पूरी हो जाती हैं। तो ख्वाहिशें और ज़रूरत में फ़र्क होता है, ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिए। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो अगर मान लीजिए आपकी कोई इच्छा अधूरी है ना, तो अधूरी इच्छा की जब आप बात करेंगे तो हमेशा वर्ब प्लूरल की लगती है। ध्यान रखिए, चाहे सब्जेक्ट कितना भी सिंगुलर न क्यों ना हो, सब्जेक्ट आपका भले ही सिंगुलर है, लेकिन वर्ब आपकी जो लगेगी वो हमेशा किसकी लगेगी, प्लूरल की। कब, जब सेंटेंस अनफुलफिल्ड डिज़ायर में है, अधूरी इच्छा में है, ठीक है ना, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं एग्जाम्पल से बताऊंगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अधूरी इच्छा का सेंटेंस है ना, तो सब्जेक्ट आपका कितना भी सिंगुलर क्यों ना रहे, वर्ब हमेशा किसकी लगेगी, प्लूरल की लगेगी। कैसे, अच्छा, इनमें कुछ और भी वर्ड होते हैं, ट्रिक होती है इनकी कुछ। इफ़ लगा रहता है, सामान्यतः इफ़ लगा रहता है, और या तो वुड दैट लगा रहता है, वुड दैट लगा रहता है, ठीक है ना, ये वुड दैट लगा रहता है। कभी कभी ओ भी लगा रहता है, ठीक है ना, इंटरजेक्शन के रूप में, ध्यान रखिएगा, ठीक है, लेकिन ये बहुत कम ही केस में देखा जाता है, ये दोनों केस ज़्यादा देखे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, एग्जाम्पल के लिए देखो, मैंने कहा कि काश मैं पंछी होता, काश मैं पंछी होता, ठीक है। तो ये देखो, ये आपकी अधूरी इच्छा है, आप इंसान हो, आप इच्छा कर रहे हो, वो इच्छा पूरी नहीं है। तब आप क्या करेंगे, तो या तो आप इफ़ लगा देंगे, इफ़ आई वर, याद रखिएगा आई के साथ यहाँ पास वाज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। जो बेमतलब के लोग होते हैं ना, जिनको ये देखकर वो शॉक्ड हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया, ठीक है ना, वो शॉक्ड हो जाते हैं ऐसे लोग, तो ध्यान मत रखिए, बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई है तो ये मत सोचिएगा कि वाज हो जाएगा, आई के साथ क्या होगा, वर होगा, ठीक है। इफ़ आई वर अ वर्ड, ठीक है, ये आपकी अधूरी इच्छा है, ठीक है, इच्छा आप कर रहे हो लेकिन ये पूरी नहीं हुई है, ध्यान रखिए। यहाँ पे अगर मान लीजिए ही भी होता सब्जेक्ट ना, तब भी यहाँ वर ही लगता, ये भी ध्यान रखिए, यहाँ वाज नहीं लगता, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसको नोट कर लेना है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने कहा काश मैं राजा होता, या कि ऐसा लिखा हुआ है, खैर हिंदी से कोई खास मतलब नहीं है, इंग्लिश, चूंकि जो सेंटेंस बनेगा ना, तो आपको जो इंग्लिश का सेंटेंस है वो आपके समझ में आना जरूरी है, वहाँ हिंदी नहीं लिखी रहेगी। एक चीज़ और ध्यान रखिए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश सेंटेंस को ही ज़्यादा समझिए, वो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। काश क्या अच्छा होता, काश क्या अच्छा होता अगर मैं राजा होता, या यदि मैं राजा होता। आप अभी राजा नहीं हो, ठीक है, आप केवल क्या कर रहे हो, कल्पना कर रहे हो। अनफुलफिल्ड डिजायर है, अधूरी इच्छा है, कल्पना पर बेस्ड है ना। तो इस कंडीशन में काश क्या अच्छा होता, तो ये हो जाएगा वुड दैट, और अगर मैं राजा होता तो आप यहाँ पे लगा दीजिए इफ़ आई वर अ किंग, ठीक है, इफ़ आई वर अ किंग, ये आपको ध्यान रखना है,
ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। इसमें जो लोग ये नियम को नहीं जानते हैं तो ये फार्मूला इसको ही देख करके जो है पहले तो उनको सदमा लग जाता है, ठीक है, तो उनकी बीपी लो वगैरह फास्ट वगैरह होने लगती है। फिर ऐसे ही लोग ये कर देते हैं कि अरे वो उस एग्ज़ाम में क्वेश्चन ही गलत था, वहाँ मूर्ख लोग थोड़ी बैठे रहते हैं। और ना तो वो दिन दहाड़े कुछ ऐसा कर लेते कि मादक पदार्थ भी नहीं ले लेते, है ना, वो होशो हवास में रहते हैं। बहुत कम ही ऐसी कंडीशन होती है जब क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो गलत हो जाते हैं तो पूरे ईमानदारी के साथ वो बोनस अंक भी देते हैं, ठीक है। बेमतलब में ये अफवाह होती है कि व्यापम में क्वेश्चन बहुत सारे गलत रहते हैं, ये रहते हैं, वो रहते हैं। ये सिर्फ जो बहाना होता है ना, तो अनसक्सेसफुल लोग बहाना बनाते रहते हैं, अपनी कमी को छुपाने के लिए ना सामने वाले में कमी ढूंढ लेते हैं, है ना। हमेशा जीवन में याद रखो कि जब किसी की तरफ उंगली करते हो ना तो 3 उंगलियां आपके तरफ होती हैं, है ना, एक ही सामने वाले की तरफ होती है, ये हमेशा ध्यान रखो। और अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो सपोज़ करो अगर आप MPSI की तैयारी कर रहे हो तो SI वाला एटीट्यूड भी पालो, ठीक है ना। एटीट्यूड तुम्हारा कचड़ा जैसे है और तुम सोच रहे हो कि हम SI बन जाएं या कि और कुछ बन जाएं, तो उससे नहीं होगा। आपके अंदर एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक चीज़ एटीट्यूड होता है, एक चीज़ होता है कॉन्फिडेंस, और एक चीज़ होता है ओवर कॉन्फिडेंस। तीनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, ठीक है। तो इंसान जिस पोस्ट के लिए जाता है, वो जिसकी तैयारी करता है ना, उसका जुनून या कि उसका एटीट्यूड हमारे अंदर थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए।